नमस्कार। आज हम भारतीय न्याय संहिता मतलब बीएनएस के एक काफ़ी महत्वपूर्ण अध्याय पर गहराई से नज़र डालेंगे। अक्सर ये लॉ स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं अध्याय 4 की। ये दुष्प्रेरण यानी अबेटमेंट, आपराधिक षड्यंत्र यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और प्रयत्न यानी अटेम्प्ट से संबंधित है। हाँ। और ये तीनों ही अवधारणाएं आप देखें तो क्रिमिनल लॉ की रीढ़ हैं, क्योंकि ये सिर्फ मुख्य अपराध को नहीं बल्कि उसकी जो तैयारी है, उकसावा है, कोशिश है, उसको भी दायरे में लाती हैं। कोशिश यही रहेगी कि इन जटिल कानूनी प्रावधानों को थोड़ा आसान बनाया जाए, है ना, ताकि समझने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 4 का विश्लेषण। अध्याय 4 दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र और प्रयत्न के विषय में। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये दुष्प्रेरण यानी अबेटमेंट आखिर है क्या चीज। धारा 45 इसको डिफाइन करती है। तो धारा 45 क्या कहती है? क्या ये बस किसी को भड़काने तक ही सीमित है? मतलब किसी को उकसा दिया बस? नहीं, इसका दायरा उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। आप देखें, धारा 45 के हिसाब से दुष्प्रेरण 3 तरीकों से हो सकता है। पहला, किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिए उकसाना मतलब इंस्टिगेशन। हाँ। इसमें सीधे तौर पर कहना, भड़काना या क्या कहते हैं, प्रोत्साहित करना शामिल है। और दिलचस्प बात यह है कि जानबूझकर गलत जानकारी देना या कोई जरूरी बात छुपा लेना वो भी उकसावे में आता है। अच्छा। जैसे वो उदाहरण है ना, जहां ख पुलिस वाले क को जानबूझकर गलत बताता है कि ग ही य है जिसे पकड़ना था। हाँ। और क उस गलत जानकारी पर ग को पकड़ लेता है। तो यहाँ ख ने उकसाकर दुष्प्रेरण किया। बिल्कुल सही, एकदम सटीक उदाहरण है। अच्छा, दूसरा तरीका है षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी। जब 2 या ज्यादा लोग मिलकर कोई अपराध करने पर सहमत हो जाते हैं और फिर उस सहमति के आधार पर उस अपराध को करने के इरादे से कोई कदम उठाते हैं, मतलब कोई कार्य या अवैध लोप करते हैं, तो ये भी दुष्प्रेरण है। ओके। और तीसरा तरीका? तीसरा है सहायता, एडिंग। मतलब अपराध करने से पहले या करते समय जानबूझकर किसी भी तरह से मदद करना, कोई भी ऐसी चीज करना जिससे वो अपराध करना आसान हो जाए। ये मदद कोई काम करके भी हो सकती है या कोई काम ना करके भी, अगर आपकी ड्यूटी थी वो करने की। तो मतलब धारा 45 बेसिकली दुष्प्रेरण को डिफाइन कर रही है, उकसाना, षड्यंत्र या सहायता करना। और ये भी साफ करती है कि गलत बयानी या सच छुपाना भी उकसाने जैसा ही है। एकदम सही। अब आते हैं धारा 46 पर। ये दुष्प्रेरक यानी अबेटर को परिभाषित करती है। ये वो व्यक्ति है जो इन तरीकों से दुष्प्रेरण करता है। धारा 46 में क्या खास है? क्या बताती है ये दुष्प्रेरक के बारे में? इसमें कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी स्पष्टीकरण 2 में वो ये कि दुष्प्रेरण का अपराध होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि जिस अपराध के लिए उकसाया गया वो असल में हुआ भी हो। क्या बात है! मतलब अगर मैंने किसी को मान लीजिए चोरी के लिए उकसाया और उसने मना कर दिया, तब भी मैं दुष्प्रेरण का दोषी हूँ? हाँ बिल्कुल। जैसे दृष्टांत क में दिया है, क ने ग को हत्या के लिए उकसाया, ग ने मना कर दिया, फिर भी क हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी है। दुष्प्रेरण अपने आप में एक पूरा अपराध है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और क्या है धारा 40 में? स्पष्टीकरण 3 भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये कहता है कि जिस व्यक्ति को उकसाया गया है, मतलब दुष्प्रेरित व्यक्ति, उसका कानूनी तौर पर अपराध करने में सक्षम होना जरूरी नहीं है। मान लीजिए किसी ने एक बच्चे को या किसी मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को उकसाया, तो बच्चा या वो व्यक्ति तो शायद दोषी ना हो, क्योंकि उनमें वो लीगल कैपेसिटी नहीं है। सही, लेकिन उकसाने वाला मतलब दुष्प्रेरक वो भी दोषी होगा। उसकी लायबिलिटी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि जिसको उकसाया वो सक्षम था या नहीं, या उसका इरादा क्या था। दुष्प्रेरक को उसके अपने इरादे के हिसाब से सजा मिलेगी। दृष्टांत ख और ग इसे बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं। जहां बच्चे या मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति से अपराध करवाने पर भी उकसाने वाले को सजा होती है। यानी कानून दुष्प्रेरक के इरादे और उसके एक्ट को ज्यादा महत्व देता है। और 2 और बातें हैं। स्पष्टीकरण 4 कहता है कि अपराध के दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध है, मतलब किसी को उकसाने के लिए किसी और को उकसाना।
अच्छा, चेन रिएक्शन जैसा। हाँ, एक तरह से। और स्पष्टीकरण 5 कहता है कि षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण के लिए ये जरूरी नहीं कि दुष्प्रेरक सीधे अपराध करने वाले के साथ बैठकर प्लान बनाए। बस उस षड्यंत्र का हिस्सा होना ही काफी है जिसके तहत वो अपराध हुआ। तो धारा 46 दुष्प्रेरक को परिभाषित करती है और कहती है कि अपराध हो या ना हो, करने वाला सक्षम हो या ना हो, दुष्प्रेरक जिम्मेदार हो सकता है। दुष्प्रेरण भी अपराध है और षड्यंत्र में शामिल होना ही काफी है। समझ गया। बिल्कुल। अब धारा 47 और 48 ये जुरिस्डिक्शंस यानी क्षेत्राधिकार के बारे में है। धारा 47 कहती है कि अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर है और वहां से भारत में किसी ऐसे काम के लिए दुष्प्रेरण करता है जो अगर भारत में किया जाता तो अपराध होता, तो वो व्यक्ति भारत में दुष्प्रेरण का दोषी माना जाएगा। अच्छा, मतलब दुनिया में कहीं भी बैठकर भारत में अपराध के लिए उकसाना भारतीय कानून के दायरे में आ जाएगा। हाँ, और धारा 48 इसका ठीक उल्टा कहती है। अगर कोई भारत में रहकर भारत से बाहर किसी ऐसे काम के लिए दुष्प्रेरण करता है जो अगर भारत में किया जाता तो अपराध होता, तो वो भी दुष्प्रेरण का दोषी होगा। ये दोनों धाराएं मिलकर ये पक्का करती हैं कि कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्री का फायदा उठाकर बच ना पाए। ये तो स्पष्ट है। अब आते हैं सजा पर। धारा 49 ये उस स्थिति की बात करती है जब दुष्प्रेरण कामयाब हो जाता है, मतलब अपराध हो जाता है। हाँ, धारा 49 कहती है कि अगर दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप अपराध हो गया और उस खास दुष्प्रेरण की सजा के लिए कोड में कोई अलग से प्रोविजन नहीं है, तो दुष्प्रेरक को वही सजा मिलेगी जो उस मुख्य अपराध के लिए तय है। मतलब अगर क ने ग को चोरी के लिए उकसाया और ग ने चोरी कर ली तो क को भी वही सजा मिलेगी जो चोरी की है। हाँ, बशर्ते वो चोरी क के दुष्प्रेरण के कारण ही हुई हो और चोरी के दुष्प्रेरण के लिए कोई स्पेसिफिक सजा न बताई गई हो। दृष्टांत भी यही कहते हैं। झूठी गवाही या हत्या के दुष्प्रेरण में अगर अपराध हो जाता है तो दुष्प्रेरक को वही सजा मिलती है। ठीक है, लेकिन धारा 50 एक और सिचुएशन देखती है जब दुष्प्रेरित व्यक्ति का इरादा उकसाने वाले से अलग हो। हाँ, ये थोड़ी पेचीदा स्थिति हो सकती है। सोचिए, मैंने किसी को सिर्फ चोट पहुंचाने के लिए उकसाया, लेकिन उसने गुस्से में आकर हत्या के इरादे से हमला कर दिया। तो धारा 50 कहती है कि दुष्प्रेरक को फिर भी उसी दंड से दंडित किया जाएगा मानो अपराध दुष्प्रेरक के ही इरादे से किया गया हो। मतलब दुष्प्रेरित व्यक्ति का इरादा बदल जाने से दुष्प्रेरक की सजा पर उसके मूल इरादे के हिसाब से ही असर पड़ेगा। दुष्प्रेरक को उसके अपने आशय या ज्ञान के हिसाब से सजा मिलेगी। तो दुष्प्रेरक का अपना इरादा ही उसकी सजा का बेसिस बनेगा, न कि उस व्यक्ति का इरादा जिसने असल में एक्ट किया। मुख्यतः अब धारा 51 और भी आगे जाती है। ये उस स्थिति के बारे में है जब उकसाया तो किसी एक काम के लिए था पर हो गया कोई दूसरा ही काम। जैसे मान लीजिए क ने ग को य का घर जलाने को उकसाया। ठीक। ग ने घर जलाया पर साथ में वहां से कुछ सामान भी चुरा लिया। अब सवाल ये है कि क्या क चोरी के दुष्प्रेरण का भी दोषी होगा? लगता तो नहीं है, क्योंकि चोरी का इरादा तो कागा नहीं था ना। बिल्कुल, धारा 51 यही कहती है दुष्प्रेरक उस दूसरे यानी भिन्न कार्य के लिए तभी जिम्मेदार होगा जब वो भिन्न कार्य मूल दुष्प्रेरण का अधिसंभाव्य परिणाम यानी प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस हो। अच्छा, प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस। हाँ, और वो उसी उकसावे, मदद या षड्यंत्र के तहत किया गया हो। अब घर जलाने का अधिसंभाव्य परिणाम चोरी तो है नहीं, तो क चोरी के दुष्प्रेरण का दोषी नहीं है। लेकिन अगर परिणाम अधिसंभाव्य हो तो, जैसे वो दृष्टांत ग है जहां लूट के लिए उकसाया और विरोध करने पर हत्या हो गई। हाँ, अगर उन परिस्थितियों में हत्या उस लूट के दुष्प्रेरण का अधिसंभाव्य परिणाम मानी जाती है, मतलब ये उम्मीद की जा सकती थी कि भाई हथियारबंद लूट में अगर कोई रोकेगा तो हत्या हो सकती है, तो क हत्या के लिए भी दंडनीय होगा। ये अधिसंभाव्य परिणाम का टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण है। तो दुष्प्रेरक की जिम्मेदारी वहीं तक है जहां तक उसके उकसावे का संभावित नतीजा जा सकता है। समझ गया? सही कहा। और धारा 52 इसे और साफ करती है। ये कहती है कि अगर वो भिन्न कार्य जो अधिसंभाव्य परिणाम था मूल दुष्प्रेरित कार्य के साथ साथ किया जाता है और वो भिन्न कार्य अपने आप में एक अलग अपराध है, तो दुष्प्रेरक उन दोनों अपराधों के लिए सजा पाएगा। मतलब अगर लूट के दौरान हत्या जो अधिसंभाव्य थी भी हो गई और लूट जिसके लिए उकसाया था भी हुई, तो दुष्प्रेरक दोनों के लिए जिम्मेदार होगा। बिल्कुल।
अगर हत्या अधिसंभाव्य थी। अब धारा 53 एक और एंगल देखती है। जब दुष्प्रेरित कार्य का प्रभाव यानी इफेक्ट वो नहीं होता जो दुष्प्रेरक ने चाहा था, बल्कि कुछ और होता है। काम तो वही हुआ पर नतीजा अलग निकल गया। हाँ, जैसे क ने ग को य को गंभीर चोट यानी ग्रीवियस हर्ट पहुंचाने के लिए उकसाया। ग ने वही किया, पर उस चोट से य की मृत्यु हो गई। अब धारा 53 कहती है कि क उस मृत्यु के लिए भी जिम्मेदार होगा अगर वो जानता था कि उसके उकसाए गए काम से यानी गंभीर चोट से मृत्यु होना संभाव्य यानी लाइकली है। यह संभाव्य शब्द है। धारा 54 में अधिसंभाव्य परिणाम था। क्या इनमें कोई खास अंतर है? देखिए, कानूनी तौर पर इनमें बहुत महीन अंतर है। लाइकली शायद प्रोबेबल से थोड़ी कम निश्चितता दिखाता है, लेकिन दोनों ही दुष्प्रेरक के ज्ञान या उसके अंदाजे पर आधारित हैं। मूल सिद्धांत ये है कि दुष्प्रेरक अनचाहे नतीजों के लिए भी जिम्मेदार हो सकता है अगर वो नतीजे उसके उकसावे से जुड़े थे और उनकी संभावना का उसे पता था। और धारा 54 ये उपस्थिति मतलब प्रेजेंस के बारे में है। हाँ, ये सीधी सी बात कहती है, अगर कोई व्यक्ति जो एब्सेंट रहकर दुष्प्रेरक माना जाता वो अपराध होते समय मौके पर मौजूद है घटना स्थल पर, तो उसे सिर्फ दुष्प्रेरक नहीं माना जाएगा, बल्कि ये माना जाएगा कि उसने खुद वो अपराध किया है। अच्छा, उसकी उपस्थिति उसे प्रिंसिपल ऑफेंडर बना देती है। ठीक है, तो हमने दुष्प्रेरण की परिभाषा, दुष्प्रेरक की लायबिलिटी, जुरिस्डिक्शन और अलग-अलग सिचुएशन में उसकी जिम्मेदारी समझ ली। अब उन सजाओं पर आते हैं जब दुष्प्रेरित अपराध असल में हुआ ही नहीं। हाँ, धारा 55 और 56 इसी बारे में है। धारा 55 उन सीरियस ऑफेंसेस के दुष्प्रेरण से जुड़ी है जिनकी सजा मौत या आजीवन कारावास है। अगर ऐसा अपराध दुष्प्रेरण के बाद भी नहीं होता है और दुष्प्रेरण के लिए कोई अलग सजा कोड में नहीं है, तो दुष्प्रेरक को 7 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। और अगर अपराध तो नहीं हुआ पर दुष्प्रेरण की वजह से कोई चोट पहुंच गई, मतलब हर्ट, तो सजा बढ़ जाती है। तब 14 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। और धारा 56 ये बाकी अपराधों के लिए है। हाँ, उन अपराधों के लिए जो कारावास से दंडनीय है, लेकिन मृत्युदंड या आजीवन कारावास से नहीं। अगर ऐसा अपराध दुष्प्रेरण के बावजूद नहीं होता तो जनरल रूल ये है कि दुष्प्रेरक को उस अपराध के लिए जो मैक्सिमम सजा है उसकी अवधि के 1/4 मतलब 1/4 तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। लेकिन इसमें पब्लिक सर्वेंट्स के लिए एक एक्सेप्शन भी है ना? बिल्कुल। अगर दुष्प्रेरक या दुष्प्रेरित व्यक्ति कोई पब्लिक सर्वेंट है जिसकी ड्यूटी थी उस अपराध को रोकना, तो सजा बढ़ जाती है। तब ये मैक्सिमम अवधि के आधे यानी 12 तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकती हैं। ये पब्लिक सर्वेंट्स पर जो अतिरिक्त जिम्मेदारी है उसको दिखाता है। इसके बाद धारा 57 है जो बड़े पैमाने पर दुष्प्रेरण की बात करती है। हाँ, ये तब लागू होती है जब कोई व्यक्ति आम जनता मतलब पब्लिक को या फिर 10 से ज्यादा लोगों के किसी ग्रुप को कोई अपराध करने के लिए उकसाता है। ऐसा करने पर 7 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। इसका मकसद है बड़े पैमाने पर हिंसा या गड़बड़ी फैलाने वाले उकसावों को रोकना। अब दुष्प्रेरण के बाद कुछ धाराएं अपराध की योजना को छिपाने मतलब कंसीलिंग डिजाइन से संबंधित है। धारा 58, 59 और 60। सही। धारा 58 बात करती है गंभीर अपराधों की योजना छिपाने की, वो जिनकी सजा मौत या आजीवन कारावास है। अगर कोई ऐसे अपराध की योजना को जानबूझकर छिपाता है या गलत जानकारी देता है ताकि वो अपराध हो सके, तो उसे सजा मिलेगी। कितनी? अगर अपराध हो जाता है तो 7 साल तक की कैद और जुर्माना, और अगर नहीं होता है तो 3 साल तक की कैद और जुर्माना। और धारा 59 इसी काम को अगर कोई पब्लिक सर्वेंट करे उसके लिए है। हाँ, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट जिसकी ड्यूटी है अपराध रोकना वो योजना छिपाता है तो सजा ज्यादा है। अपराध हो जाने पर उसे उस अपराध की मैक्सिमम सजा की आधी अवधि तक की कैद हो सकती है। अच्छा। अगर अपराध मौत या आजीवन कारावास वाला था तो 10 साल तक की कैद हो सकती है, और अगर अपराध नहीं हुआ और वो गंभीरतम श्रेणी का नहीं है तो मैक्सिमम सजा की 1/4 तक की कैद। और धारा 60 ये सामान्य कारावास वाले अपराधों की योजना छिपाने के लिए है। बिल्कुल। इसमें अगर अपराध हो जाता है तो मैक्सिमम सजा का 14 तक, और अगर नहीं होता तो मैक्सिमम सजा का 18 तक की कैद या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। ये तीनों धाराएं एक तरह से अपराध होने से पहले ही उसे रोकने में मदद करने की जो जिम्मेदारी है उस पर जोर देती हैं। दुष्प्रेरण और योजना छिपाने के बाद
अब अध्याय का दूसरा मुख्य भाग आता है, आपराधिक षड्यंत्र, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, धारा 61। हाँ, आपराधिक षड्यंत्र तब होता है जब दो या उससे ज्यादा लोग मिलकर कोई अवैध काम, मतलब इलीगल एक्ट करने के लिए, या फिर कोई ऐसा काम जो अवैध नहीं है उसे अवैध तरीकों, मतलब इलीगल मींस से करने के लिए सहमत हो जाते हैं। सिर्फ सहमति ही काफी है, अग्रीमेंट। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, अगर सहमति किसी अपराध यानी ऑफेंस को करने की है तो सिर्फ सहमति ही आपराधिक षड्यंत्र है, काफी है। हाँ, ओके। लेकिन अगर सहमति किसी ऐसे अवैध काम के लिए है जो अपराध की परिभाषा में नहीं आता, या फिर कानूनी काम को गैर कानूनी तरीके से करने के लिए है, तो सिर्फ सहमति काफी नहीं है। उस सहमति को पूरा करने की दिशा में कम से कम कोई एक कदम, मतलब कोई ओवर्ट एक्ट उठाना जरूरी है, तभी वो आपराधिक षड्यंत्र बनेगा। समझ गया। और इसके लिए सजा क्या है? ये इस बात पर निर्भर करता है कि षड्यंत्र किस चीज के लिए था। अगर षड्यंत्र मौत, आजीवन कारावास या 2 साल से ज्यादा के कठोर कारावास वाले अपराध के लिए है, तो सजा वही होगी जो उस अपराध के दुष्प्रेरण, मतलब अबेटमेंट के लिए होती है। अच्छा। और बाकी किसी आपराधिक षड्यंत्र के लिए 6 महीने तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। तो षड्यंत्र भी मतलब अपराध का एक शुरुआती चरण है जिसे कानून काफी गंभीरता से लेता है, खासकर सीरियस ऑफेंसेस के केस में। बिल्कुल। और आखिर में अध्याय का तीसरा भाग है प्रयत्न, अटेम्प्ट, जिसकी चर्चा धारा 62 में है। प्रयत्न यानी कोशिश। अगर कोई अपराध करने की कोशिश करता है पर सफल नहीं होता तो? धारा 62 कहती है कि अगर कोई व्यक्ति आजीवन कारावास या किसी और कारावास से दंडनीय अपराध करने का प्रयत्न करता है और उस प्रयत्न में अपराध करने की दिशा में कोई कार्य करता है, मतलब एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, और उस प्रयत्न के लिए कोड में कोई अलग सजा नहीं दी गई है, तो उसे उस अपराध के लिए जो मैक्सिमम सजा है उसकी आधी अवधि तक की सजा मिल सकती है। आधा? हाँ, कारावास की अवधि का आधा, या अगर आजीवन कारावास है तो उसके आधे तक। साथ में जुर्माना भी हो सकता है, या सिर्फ सजा, या दोनों। यहाँ पे ये अपराध करने की दिशा में कोई कार्य वाली बात जरूरी लगती है। सिर्फ सोचना या तैयारी करना प्रयत्न नहीं माना जाएगा। नहीं, सिर्फ इरादा या तैयारी काफी नहीं है। अपराध करने की दिशा में कोई ठोस कदम उठाना जरूरी है। जैसे वो दृष्टांत थे ना, चोरी के इरादे से संदूक तोड़ना या जेब में हाथ डालना, ये प्रयत्न है, भले ही संदूक खाली निकले या जेब खाली हो। असफलता प्रयत्न को दंडनीय होने से नहीं रोकती। हाँ, और ये लाइन तय करना अक्सर कोर्ट्स के लिए भी एक चुनौती होती है। कहाँ तैयारी खत्म हुई और कहाँ प्रयत्न शुरू हुआ, ये हर केस के फैक्ट्स पर निर्भर करता है। तो हमने अध्याय 4 की धारा 45 से 62 तक का सफर पूरा किया। दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र और प्रयत्न, ये धाराएं दिखाती हैं कि कानून सिर्फ अपराध होने पर ही एक्शन नहीं लेता, बल्कि उसके पीछे के इरादे, उकसावे, साजिश और कोशिश को भी दंडित करता है। बिल्कुल। ये जो इनक्योटे ऑफेंसेस यानी अपूर्ण अपराध कहलाते हैं, ये समाज में अपराधों को रोकने के लिए बहुत जरूरी हैं। दुष्प्रेरक कौन है, षड्यंत्र कैसे बनता है, कब कोई काम सिर्फ तैयारी न रहकर प्रयत्न बन जाता है, और इन सब के लिए क्या लायबिलिटी और सजा है, ये समझना हर लॉ स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, इन प्रावधानों की जो जटिलता है और जो बारीकियां हैं, वो इन्हें लगातार पढ़ने और समझने का विषय बनाती हैं। एप्लीकेशन कैसे होगा? जैसे ऑनलाइन माध्यम से कोई उकसावा दिया गया या कोई संगठित गतिविधि हुई, वो कब दुष्प्रेरण या षड्यंत्र मानी जाएगी? हाँ, ये तो है। ये निश्चित रूप से भविष्य की कानूनी व्याख्याओं और डिबेट्स का एक अहम एरिया रहेगा। निश्चित रूप से यह सोचने के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है। उम्मीद है कि बीएनएस के अध्याय 4 पर यह चर्चा हमारे विधि के छात्रों के लिए उपयोगी रही होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार। अगला चैप्टर देखने के लिए प्लेलिस्ट जरूर फॉलो करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और एग्जाम प्रेप टॉक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।